Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel SC E-Learning. Today we're going to discuss what is meant by communication system or the process of communication. We'll see what is context and methods of communication. तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो. So coming back to the topic, so let's just define what is the process of communication. Process of communication इनके वो प्रोसेस जिसके अंदर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे, उसको शेयर करे, डिसमिनेट करे. तो वो जो भी तरीक़ेकार या जो भी प्रोसेस कंपनीज अडॉप्ट करती हैं उसे कहते हैं कम्युनिकेशन मॉडल या कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो जो भी कंपनीज जिस भी तरह का सिस्टम इन्वॉल्व करती हैं वो तकरीबन इसी तरीके का बेस्ड होता है कम्युनिकेशन सेटअप, जो कि ये आप सामने देख सकते हैं. कम्युनिकेशन मॉडल सबसे पहले होता है एक मैसेज को जनरेट किया जाता है, देन उस मैसेज को यानी कि एक रॉ मैसेज होता है, देन हम उसे ट्रांसमिट करते हैं. जो ट्रांसमीटर है वो उसको इनकोड करता है एक रॉ मैसेज को. एक ट्रांसमीटर यानी कि जिसने मैसेज ट्रांसमिट करना है वो इनकोड करता है. देन इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड. फिर जो मैसेज इनकोड हुआ होता है, जो फाइनल शक्ल होती है एक मैसेज की, वो ट्रांसमिट किया जाता है. फिर वो ट्रांसमिटेड मैसेज को दोबारा से इनकोडेड मैसेज को वो रिसीव किया जाता है किसी और की तरफ. जिसने भेजा था वो और है, जिसने रिसीव किया दैट इज समवन एल्स. देन वो रिसीव्ड मैसेज, जो रिसीवर है वो उस मैसेज को डिकोड करता है यानी कि दोबारा से उसको असल शक्ल में लेकर आता है. एंड देन रिसीवर प्रोवाइड्स फीडबैक, और वो फिर से एक फीडबैक प्रोवाइड करता है. जो वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा वो वंस अगेन एक नया मैसेज जनरेट हो जाएगा. सेम प्रोसेस के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन चलेगी. यानी कि एक मैसेज एक इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट होती है. वो ट्रांसमीटर उसको इनकोड करता है, वो इनकोडेड मैसेज ट्रांसमिट होता है, देन इनकोडेड मैसेज रिसीव होता है. फिर एक रिसीवर उस इनकोडेड मैसेज को डिकोड करता है, फिर वो रिसीवर उस डिकोडेड मैसेज के ऊपर फीडबैक प्रोवाइड करता है. तो ये है प्रॉपर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहला जो कंपोनेंट्स होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, इनके कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं. उनमें सबसे पहला होता है सेंडर. सेंडर इज़ द पर्सन हु जनरेट्स और सेंड द मैसेज इज नोन एज सेंडर. इनकोडिंग क्या होती है? द मैसेज दैट इज देन इनकोडेड, यानी कि जो मैसेज सेंड करना होता है उसे हम क्या करते हैं? इनकोड करते हैं. एंड ट्रांसमिटेड टू द इंटेंडेड रेसिपेंट नोन एज द रिसीवर, जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं रिसीवर को. रिसीवर का काम क्या होता है? वो डिकोड करता है. रिसीवर क्या है? द रिसीवर डिकोड्स. जो रिसीवर है जिसको मैसेज रिसीव हो रहा है उसे डिकोड करता है यानी कि इंटरप्रेट करता है द मैसेज टू अंडरस्टैंड व्हाट द मैसेज इज अबाउट एंड व्हाट एक्शन इफ एनी इज रिक्वायर्ड. जो मैसेज है वो किस हवाले से है और अगर उस मैसेज में कोई एक्शन है तो उसे वो एक्शन को कैसे करना है और क्या करना है, तो उस चीज़ को वो डिकोड करता है. देन वो फीडबैक प्रोवाइड करता है. तो फीडबैक क्या? द रिसीवर देन प्रोवाइड्स फीडबैक टू द ओरिजिनल सेंडर टू शो दैट दे हैव रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज. फीडबैक का बेसिक मकसद क्या होता है कि जो मैसेज उसे कन्वे किया गया क्या उसने एक्यूरेटली वो मैसेज कंसीव कर लिया है, और जो मैसेज उसने कंसीव किया वो उस पर फीडबैक देता है कि मुझे मैसेज मिल चुका है, मैं इसको समझ भी चुका हूँ. दैट इज़ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. अब हम बात कर लेते हैं जो टर्मिनोलॉजीज विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या हैं. सबसे पहले मैसेज सेंडर से मैसेज जनरेट होता है और रेसिपेंट तक मैसेज नहीं ट्रांसमिट होना होता है. सेंडर और मीडियम, यानी कि सेंडर से मैसेज जनरेट हो रहा है. मीडियम क्या है? फॉर एग्जांपल लेटर है, कोई भी मीडियम के थ्रू वो मैसेज जनरेट होता है, मैसेज के कन्वे होता है एंड एट द एंड वो मैसेज रिसिपेंट को मिलता है. इन बिटवीन जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसे हम डिस्टॉर्शन कहते हैं. सेंडर से रिसीवर तक जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं दैट विल बी डिस्टॉर्शंस. और नॉइस क्या है? जो इस पूरी की पूरी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रहा होता है, दैट इज द आउटसाइड ऑफ दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज नॉइस. सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं. तो व्हाट इज अ सेंडर? The sender is the person or organization who is recognized as being the originator of the message. जो इसने बेसिकली मैसेज ओरिजिनेट किया या जो बेसिकली मैसेज सेंड कर रहा है, इट इज़ नॉन एज सेंडर. इन मोस्ट केसेज द सेंडर वुड बी अ स्पेसिफिक पर्सन. ज़्यादातर केसेस में एक नॉन पर्सन होता है, एक ख़ास बंदा होता है जो मैसेज को सेंड करता है. हाउएवर रिपोर्ट्स, लेटर्स, मेमोस एंड प्रोस्पेक्टसेस मे बी कम्युनिकेटेड इन द नेम ऑफ अ टीम और इवन अ होल कंपनी. लेकिन लेटर्स और मेमोज या प्रोस्पेक्टसेस वो किसी टीम के नाम से भी इशू किए जा सकते हैं, वो एक पूरी की पूरी कंपनी के नाम से भी कम्युनिकेट किए जा सकते हैं, यानी कि सेंड किए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल एन IT हेल्प डेस्क में शेयर अ ग्रुप ईमेल एड्रेसेस द इंश्योर्स
that ensures employees can access 24-hour help using the same group email address. एक आईटी का हेल्प डेस्क जो है वो ये मैसेज पूरे के पूरे ग्रुप ईमेल के अंदर एड्रेस के अंदर शेयर कर सकता है कि वो 24 घंटे जो है ना वो उनकी हेल्प डेस्क की सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं. अनदर एग्जांपल विल बी statutory audit report, which is typically signed in the name of an audit firm rather than an individual partner. जो स्टैचुरी ऑडिट रिपोर्ट होती है वो ये ऑडिट फर्म के सिग्नेचर होते हैं बनिस्बत किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर की. अब हम बात कर रहे थे रेसिपेंट की. द रेसिपेंट इज द पर्सन ऑब्वियसली जो रिसीव कर रहा है मैसेज, दैट इज नोन एज द रेसिपेंट. वो एक सिंगुलर पर्सन भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है, एक ग्रुप भी हो सकता है जिनको आप मैसेज सेंड कर रहे होते हैं. तो अगर आपने मैसेज को कन्वे करना है या मैसेज को रिप्रेजेंट करना है तो वी नीड टू कंसिडर हम किसको मैसेज को कन्वे करना चाह रहे हैं. द रेसिपेंट हु इज़ टू इंश्योर वी यूज़ द एप्रोप्रिएट मीडिया. अगर हमें रेसिपेंट का ही ना पता हो तो हम मीडिया चैनल या स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन को प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं कर सकते, जो कि मिसकम्युनिकेशन हो सकती है. इज़ द मैसेज बीइंग सेंट टू एन इंडिविजुअल, यानी कि वो इंडिविजुअल को जा रहा है, टीम को जा रहा है, कंपनी को जा रहा है, बैंक, फ्रेंड एक्सेट्रा, यानी कि जो भी हमारा रेसिपेंट हम उसके अकॉर्डिंग मैसेज को सेंड करते हैं. इज़ द रेसिपेंट अ कस्टमर, क्लाइंट, एडवोकेट, ऑल एनिमी एक्सेट्रा, अलाई और एनिमी एक्सेट्रा. कंसिडरिंग द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन बिफोर सेंडिंग द मैसेज शुड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर हमें इन चीज़ों का पता हो कि हम किसको सेंड करें तो हम उसको बहुत केयरफुली मैसेज को सेंड करना ही, केयरफुली मैसेज को जनरेट करेंगे, प्रॉपर चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे जिससे हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी. यूजिंग एन अप्रोप्रिएट टोन, गेटिंग द ग्रीटिंग्स राइट एंड कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ ऑल द मैसेज स्टेक होल्डर्स. जब हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, टोन का, ग्रीटिंग्स को सही इस्तेमाल करेंगे, जो भी मैसेज हमने स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करना है हम उस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे तो हमारा मैसेज जो है वो इफेक्टिव होगा. मीडियम क्या है? मीडियम इज़ द think of medium being the message itself rather than how it is sent. आप मीडियम मैसेज को ही कंसिडर कर सकते हैं rather than how it is sent, which is the channel see below. Example, the communication media include letters. communication media क्या है? letters भी हो सकते हैं, memos भी हो सकते हैं, email. letter itself एक मैसेज होता है, memo itself एक मैसेज होता है, email खुद भी एक मैसेज होता है, यानी कि जो मैसेज है आप उसको ही एज अ मीडियम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर. रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन एंड फोन कॉल्स. तो जो सेक्शन 2.4 है उसमें हम आगे जाके इस चीज़ को चेक करेंगे. अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द चैनल. चैनल इज़ द राउट बाय विच अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रेसिपेंट. जिस भी राउट के थ्रू हम एक मैसेज को सेंडर से कम्युनिकेट रिसीवर तक पहुंचाते हैं उस चीज़ को हम चैनल कहते हैं. इफ़ वी टेक अ लेटर द मीडियम एज एन एग्जाम्पल, दिस कुड बी ट्रांसमिटेड एज फॉलोज. अगर हम एक लेटर को एज अ मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा चैनल क्या होगा? टेली कम्युनिकेशन. द लेटर कुड बी read out on a telephone call. Internet, the letter could be emailed. Post, the letter could be printed and then sent into the post. नोटिस बोर्ड और लेटर जो है ना वो नोटिस बोर्ड. इन चारों तरीके से हम लेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं. लेटर को एज अ मीडियम इस्तेमाल करते हुए हम ये चारों चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेटिंग अ मैसेज. अब हम बात कर लेते हैं नॉइस की. नॉइस इज एन एनी काइंड ऑफ interference that damages the actual message that is being sent. नॉइज़ क्या है कि जो हमारा एक्चुअल मैसेज है उस चीज़ को जो भी चीज़ डिस्टर्ब करती है, इंटरफेयर करती है. फॉर एग्जांपल, अ हैवी स्टॉर्म में मीन दैट द फ़ोन कनेक्शन इज़ वीकन. एक हैवी स्टॉर्म है तो उसकी वजह से हमारा फ़ोन कनेक्शन वीक हो सकते हैं. एंड कीप्स ब्रेकिंग अप सो ओनली पार्ट ऑफ द स्पोकन वर्ड्स कैन बी हर्ड बाय द रेसिपेंट. और वो ब्रेक हो सकता है तो मे बी जो स्पोकन वर्ड्स हैं वो तो उसको समझ में आ रहे हैं, बाकी दरमियान में शोर की वजह से उसको बात समझ में ना आ रही हो. Another example might be when watching a television program and the picture breaks up every time the electronic garage door is activated due to electromagnetic noise. अगर इलेक्ट्रॉनिक गैरेज डोर जब एक्टिवेट होता है तो आपकी जो टेलीविज़न की प्रोग्राम की पिक्चर है वो ब्रेक हो जाती है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ की वजह से. तो आपका मैसेज डिस्टॉर्ट होने का ख़तरा हो सकता है उस नॉइज़ की वजह से. या 4 टाइप्स ऑफ नॉइसेस. नॉइज़ की भी 4 टाइप्स हैं. फिजिकल नॉइज़, साइकोलॉजिकल नॉइज़, फिजियोलॉजिकल नॉइस और सेमेंटिक नॉइस. तो फिजिकल नॉइस क्या है? फिजिकल नॉइस समथिंग एक्सटर्नल टू द स्पीकर एंड लिसनर दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू हियर व्हाट इज बीइंग सेड. जो कि स्पीकर और लिसनर से एक्सटर्नल होता है, उनसे अलग होता है, जो कि उनकी आवाज़ को एक दूसरे तक पहुंचने से ख़राब कर देता है. वो क्या है? लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक,
रेस्टोरेंट में अगर लगा हुआ और दो लोग बात कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ डिस्टर्ब होगी, उनके दरमियान नॉइज़ क्रिएट होगा। हाई टेम्परेचर्स और वेरी ब्राइट और डिम लाइटिंग। हाई टेम्परेचर से क्या होता है कि आपका साउंड, क्योंकि बाज़ वक़्त गर्मी के अंदर बाज़ लोगों को पसीने की वजह से बाज़ लोगों का कंसंट्रेशन लेवल ख़राब हो जाता है, वो सुन नहीं पाते। इसी तरह डिम लाइट में आप फोकस नहीं कर रहे होते, आप किसको मैसेज की जा रहे हैं, लोगों को लग रहा होता है कि शायद मुझसे नहीं किसी और से कम्युनिकेशन की जा रही। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नॉइज़ क्या है? साइकोलॉजिकल नॉइज़ रेफर्स टू इनर्ट क्वालिटीज दैट इम्पैक्ट हाउ वी कम्युनिकेट एंड इंटरप्रेट अदर्स। जो हमारे मेंटली इस चीज़ को, यानी कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है कि हम किस मैसेज को किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अ लॉस ऑफ कंसंट्रेशन और अ वंडरिंग ऑफ द माइंड। आपकी कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है, प्री ऑक्यूपेशन विद अ प्रॉब्लम, कोई एक प्रॉब्लम के थ्रू आप चल रहे हो, और बैटलिंग विद प्रीजुडिस, आप प्रीजुडिस से बैटल कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती हैं आपके मैसेज पे। दैट विल क्रिएट अ साइकोलॉजिकल नॉइस। फिजियोलॉजिकल नॉइस क्या? फिजियोलॉजिकल नॉइस डिस्क्राइब्स द इंटरफेरेंस टू either the sender or recipient from any physiological issue that interferes with communication. जो भी चीज़ फिजियोलॉजिकल इशू क्रिएट करती है आपके साथ, अदर आप सेंडर हो या रेसिपेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल माइट इंक्लूड अ माइग्रेन। आपको एक माइग्रेन की वजह से आपका मैसेज प्रॉपरली आप कन्वे कर नहीं पा रहे या आप सुन नहीं पा रहे, हंगर की वजह से या फटीग और मेडिकेशन के असर के अंदर आप अपना जो मैसेज है उसको फिजियोलॉजिकली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, वो आपके लिए एक फिजियोलॉजिकल नॉइस क्रिएट हो रहा है। सेमेंटिक नॉइस क्या? सेमेंटिक नॉइस डिस्क्राइब द लैक ऑफ शेयर्ड मीनिंग्स इन कम्युनिकेशन। जो फॉर एग्जांपल जो है, आप टर्मिनोलॉजी या jargon इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपको तो शायद उसका मीनिंग पता हो लेकिन एक्सटर्नल पार्टी को उस चीज़ का मतलब ना पता हो, तो उसकी वजह से सेमेंटिक नॉइस क्रिएट होता है। दी एग्जिस्ट व्हेन वर्ड्स देमसेल्व्स आर नॉट म्यूचुअली अंडरस्टूड। जो वर्ड्स हैं आपकी तरफ आपका मीनिंग और हो, मतलब और हो सकता है, सिमिलर जो अदर पार्टी है वो उस चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर सकती है, तो इसकी वजह से जो नॉइस क्रिएट होता है दैट इज़ नोन एज सेमेंटिक नॉइस। अब बात करते हैं डिस्टॉर्शन की। तो द डिस्टॉर्शन एंड नॉइज आर ऑफन कंफ्यूज। डिस्टॉर्शन और नॉइज को ऑफन कंफ्यूज किया एंड रेफर टू इंटरचेंजेबली एज बोथ रिजल्ट इन द सेम आउटकम। फॉर एग्जांपल द मैसेज इज नॉट फुली अंडरस्टूड बाय द रेसिपिएंट। डिस्टॉर्शन को हम नॉइज के साथ मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। हाउएवर वे एज नॉइज डैमेजेस द मैसेज दैट इज एक्चुअली ट्रांसमिट। नॉइज जो है एक्चुअली जो मैसेज है उसको ट्रांसमिट कर रहा होता है उसको डिस्टर्ब करता है। मीनिंग दैट ओनली एन इनकम्प्लीट मैसेज इज रिसीव्ड। इनके मैसेज जो है वो इनकम्प्लीट रिसीव होगा। डिस्टॉर्शन रेफर्स टू द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कंप्लीट मैसेज। डिस्टॉर्शन क्या होता है कि आपका जो पूरे का पूरा मैसेज है वो कम्प्लीटली मिस इंटरप्रेट होता है। क्यों? अ कॉमन एग्जाम्पल वुड बी यूज ऑफ ह्यूमर इन मैसेजेस। जो अगर आप ह्यूमर इस्तेमाल करते हैं मैसेज में तो आपका मैसेज गलत इस रंग में लिया जाता है, which in the absence of visual signals and body language can often be misinterpreted. Another example might be when a recipient interprets the message as having being a sharing of information, whereas the sender intends the message to trigger an action. अगर आपको वो लग रहा है कि वो मैसेज सिर्फ आपको शेयर किया जा रहा है, लेकिन जबकि सेंडर है उसकी इंटेंशन क्या है कि आप उस मैसेज के ऊपर एक्शन लें, तो ये भी एक मिस इंटरप्रिटेशन क्रिएट कर सकता है, जिस नॉन एज डिस्टॉर्शन, यानी कि मैसेज। Now let's talk about the message. The message is the actual object of communication. मैसेज ही वो ज़रिया है, वो जो वजह है जिसकी वजह से हम पूरे के पूरे कम्युनिकेशन मॉडल क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली में एक मैसेज को ट्रांसमिट करना होता है। तो जो कम्युनिकेशन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज़, अ रिक्वेस्ट और सिमिलर, जो भी चीज़ एक एडवाइस होगी, कोई एक इंफॉर्मेशन होगी, कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, ये जितनी भी किस्म की इंफॉर्मेशन है ये हमारे लिए जिसको हमें कम्युनिकेट करना होता है, ये हमारे लिए एक मैसेज होता है। फॉर एग्जांपल इट कुड बी अंडरलाइंग आइडिया, कोई एक आइडिया हो सकता है, थीम हो सकती है, कोई एक एडवर्टीजमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल नोटिस और अनाउंसमेंट प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट। अगर हम कोई एक नोटिस लेके आते हैं या कोई अनाउंसमेंट करते हैं रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और इवेंट, और पब्लिसाइजिंग अ जॉब वैकेंसी, या हम एक जॉब वैकेंसी को पब्लिक के लिए अनाउंस करते हैं, तो वो हमारा क्या है? एडवर्टीज़मेंट है। और बेसिकली हमारा मकसद क्या है कि हमारा मेन मैसेज क्या है कि हमने एक एडवर्टीज़मेंट, एक जॉब वैकेंसी के लिए हमने लोगों को इंटरेक्ट करना है कि लोग हमें उस वैकेंसी के लिए जो है अपना रिज्यूमे सेंड करें,
और हमसे इन कॉन्टैक्ट करें. और द सेंट्रल और प्राइमरी कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट पासिस फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर, या वो जो मेन एक इन्फॉर्मेशन होती है, जो प्राइमरी कंटेंट है, यानी कि जो हमारा मेन मकसद है, वो सेंडर से रिसीवर के दरमियान जो चीज़ ट्रैवल करेगी, इट इज़ नोन एज अ मैसेज. द सेंट्रल और प्राइमरी कंटेंट अल्टीमेटली रेफर्स टू अ रीजन फॉर सेंडिंग द मैसेज. जो भी हमारा मेन मकसद होगा वही हमारी रीज़न होगी कि हमने मैसेज क्यों करना है. फॉर एग्जांपल, अ रिक्वेस्ट बाय अ मैनेजर फॉर एन एम्प्लॉय टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे. हमारा मकसद क्या है, हमें रिपोर्ट चाहिए, कब चाहिए, बाय द एंड ऑफ द डे. तो हम उसे कंप्लीट मैसेज करके एक लेटर के थ्रू, एक रिक्वेस्ट के जो है वो मैनेजर जो है वो तैयार करके भेजेगा. इन बिजनेस टर्म्स द मैसेज माइट बी आंसर्स टू अ क्वेश्चन. मैसेज क्या हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है. इन्फॉर्मेशन दैट द रेसिपेंट शुड रिमेंबर, या वो इन्फॉर्मेशन जो कि जिसको भेजी जा रही है उसको रिमेंबर करनी चाहिए. दैट कुड बी यूजफुल इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में हमारे लिए इस्तेमाल हो सकती है. फॉर एग्जांपल, फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो है ये एक लेटर होता है जो कि इन्फॉर्मेशन के लिए डिसमिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और कॉल टू एक्शन, या कोई एक्शन के हवाले से हम कोई बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, आस्किंग द रेसिपेंट टू डू समथिंग, कुछ चीज़ करने के लिए अगर हम उसे कहें, तो दैट इज़ नॉन एज कॉल टू एक्शन, यानी कि जिसमें किसी काम के करने का आपको कहा जाए. अब बात कर लेते हैं फीडबैक की. फीडबैक बेसिकली वो रिस्पॉन्स होता है टू अ मैसेज. जो मैसेज आप सेंडर को भेजते हैं, सेंडर जो मैसेज रिसीवर को भेजता है, रिसीवर उस मैसेज के ऊपर फीडबैक देता है सेंडर को. फीडबैक का मकसद क्या होता है कि रिसीवर ये चीज़ सेंडर को बावर कराता है कि जो भी चीज़ें उस तक भेजी गई हैं, सेंडर ने वो चीज़ें, रिसीवर ने वो चीज़ें रिसीव कर ली. दैट इज़ मीन दैट कन्फर्मेशन और रिस्पॉन्स दैट अ मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड. यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है, रिसीव भी हो और अंडरस्टूड भी हो. अगर रिसीव हुआ लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पाया तो भी कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगी. ड्यूरिंग ईमेल कम्युनिकेशन दिस में टेक द फॉर्म ऑफ अ वेरी ब्रीफ ईमेल कन्फर्मिंग रिसीप्ट ऑफ द सेंडर्स इनिशियल ईमेल. एक ब्रीफ ईमेल आती है आपको रिस्पॉन्स में कि जी आपकी ईमेल हमें मिल गई, आपका इशू हमने सुन लिया, या आपका रिक्वेस्ट हमने देख लिया, हम उस पर प्रोसेस करेंगे. पूरी की पूरी आपको उसका रिप्लाई देते हैं. However, such a brief reply in itself does not necessarily confirm that the message has been correctly understood. लेकिन इतना लंबा रिप्लाई भी इस चीज़ को नेसेसरली नहीं कंफर्म करता कि मैसेज करेक्टली अंडरस्टूड. दिस इज वेयर अ लॉन्गर रिस्पॉन्स कैन हेल्प टू आर्टिकुलेट एग्जैक्टली द मैसेज दैट द रेसिपेंट हैज इंटरप्रेटेड. फिर जब वो एक लॉन्ग मैसेज के अंदर वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं कि ये चीज़ें आपने कही हैं और ये बातें हमें समझ में आई हैं, तो उससे आपको एक डिटेल ओवरव्यू मिलता है कि आपका मैसेज कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया गया है या नहीं. Person one states their point which person two listens to. जब हम वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या फ़ोन कॉल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पहला पर्सन होता है, यानी कि पर्सन वन है, वो अपनी बात कह रहा होता है, दूसरा पर्सन सुन रहा होता है. देन क्या होता है, पर्सन टू देन रिपीट्स बैक. पर्सन टू फिर उसके अपने अल्फाज में वही बातें जो उसने सुनी या समझी हैं वो उसको रिपीट करता है. और पर्सन वन फिर उसमें क्या करता है कि वो जो मैसेज पर्सन टू ने रिसीव किया उसे कंफर्म करता है कि क्या उसने मैसेज को करेक्टली रिसीव किया है या नहीं. तो इसको कहते हैं कंप्लीट और ग्रेट कम्युनिकेशन. अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट की. सो कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ होती है? कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन होती है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में, किस अंदाज में कोई बात कन्वे करना चाह रहे हैं. दैट इज़ योर कॉन्टेक्स्ट. द सेंडर मस्ट अप्रिशिएट द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर कम्युनिकेटिंग. सेंडर्स को अप्रिशिएट करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में भी वो बात कन्वे करना चाहता है. क्यों? क्योंकि उसको अडॉप्ट करना होता है अप्रोप्रिएट वे टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन. क्योंकि आप किसी जिसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हैं. ठीक है. तो कॉन्टेक्स्ट की बेसिकली जो है सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में क्या कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट आप आ सकते हैं. कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन, सॉरी. और उसमें हमारे पास आती है फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल कंसिडरेशन क्या होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस लेटर्स और रिपोर्ट्स वगैरह से कम्युनिकेशन करते हैं. दैट इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? जो हम टेलीफोन कॉल या फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. तो जो डिफरेंस है वो क्या है? हाउ यू कम्युनिकेट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स कंपेयर टू हाउ यू माइट कम्युनिकेट विद अ क्लाइंट और सप्लायर इन द वर्क प्लेस. दोनों चीज़ों में डिफरेंस है. आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इनफॉर्मली बात कर सकते हैं, जबकि आपको कस्टमर या क्लाइंट या आपके सप्लायर के साथ जब बात करनी है तो आप फॉर्मल होकर बात करते हैं. So that is what it is all about. So communication between family and friends is typically informed and spontaneous. जो इनफॉर्मल होती है और स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि हमने क्विकली कोई भी बात जो भी हमारे जहन में आती है हम उस वक्त अपने दोस्तों से बिला झिझक कर जाते हैं.
द लैंग्वेज यूज माइट इन कॉर्पोरेट ह्यूमर, उसमें ह्यूमर भी हो सकता है, उसमें कुछ स्लैंग लैंग्वेज भी हो सकती है कि हम किसी को किसी फेमिलियर या कॉजल की वजह से किसी एक कैजुअल नेम की निक नेम जिसे हम कहते हैं हम इस्तेमाल कर लेते हैं. कंपेयर विद द कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस वेयर कम्युनिकेशन इज नॉर्मली मच मोर फॉर्मल एंड लेस स्पॉन्टेनियस. फॉर्मल होती है, लेस स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि आप हो सकता है मे बी वन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ना कर रहे हैं, आप वाया ईमेल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी. Carefully thought and consideration would be applied to writing a report or memo to client before sending it to ensure it is accurate and doesn't create undue risk for the sender. जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को कंसिडरेशन में लाते हुए आपको कम्प्लीटली आपको आपका मैसेज कम्प्लीटली कन्वे करना पड़ता है. आपको उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप जो मैसेज भी सेंड करना चाह रहे हैं क्या आप उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आपने उसको इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर आपने एक ईमेल लिखी है तो आप उसको कम से कम थ्राइस रिव्यू करें, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि आपका जो मैसेज है दैट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल बाय द नेक्स्ट पार्टी. आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको फॉर्मल या में टर्म्स सच एज मिस्टर मिसिस बीइंग कॉमनली यूज्ड, ये सर मैडम ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल की जाती है, तो इनका भी ध्यान रखना. सैल्यूटेशंस क्या यूज़ करनी है, आपको एड्रेस कैसे करना है, ये सब चीज़ें. अब बात आती है कॉन्फिडेंशियल वर्सेस नॉन कॉन्फिडेंशियल. कॉन्फिडेंशियल्स क्या होती हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी दैट इज़ नोन एज कॉन्फिडेंशियल. दैट इज़ ओनली इंटेंडेड फॉर द रिसीवर. जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ रिसीवर को भेजनी है इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड नॉट कम्युनिकेटेड टू दी अदर पार्टी, जो कि दूसरे लोगों को नहीं भेज, यानी कि अगर एक मैसेज सेंडर से रिसीवर तक ही जाना चाहिए, रिसीवर के अलावा मैसेज किसी को नहीं जाएगा, इट इज़ नोन एज अ कॉन्फिडेंशियल मैसेज. फॉर एग्जांपल पेरोल डाटा एंड क्लाइंट डाटा आर यूजुअली कॉन्फिडेंशियल टू द सेंडर एंड रिसीवर. दोनों पार्टीज़ के लिए वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, पेरोल भी और अगर आपके क्लाइंट का डाटा सेंड करें. दे आर ऑफन laws that an organization must abide by to protect third parties and employees from the misuse of personal and sensitive data. कुछ लॉज भी होते हैं जो कि इम्प्लीमेंट होते हैं, जो कि जिन पे कंपनीज़ को जो है ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी या उनके एम्प्लॉयज़ की तरफ से मिस यूज़ ना हो जाए. फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स का डाटा कंपनीज़ के पास स्टोर होता है, सप्लायर का पूरी डिटेल हिस्ट्री पड़ी होती है उनके पास, तो वो कहीं मिस यूज़ ना हो जाए, तो इस चीज़ के लिए भी लॉज बने हुए कंपनीज़ को इन लॉज को फुलफ़िल करना पड़ता है. Professionals such as accountants, lawyers, and doctors are there and owe their clients a duty of confidentiality and must ensure the communication does not breach that duty. वो इस चीज़ की ड्यूटी लेते हैं, वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी और वो अपनी ड्यूटी को ब्रीच नहीं करते. अर्जेंट वर्सेस नॉन अर्जेंट, जो कि कम्युनिकेशन आपको अर्जेंट यानी कि आपकी प्रायोरिटाइजेशन में जो मैसेजेस होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज अर्जेंट, जो कि आपकी प्रायोरिटी लेस प्रायोरिटी पर होते हैं दैट आर कंसिडर्ड एज नॉन अर्जेंट. बी क्लियर ऑन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द मैसेजेस. आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी है वो मैसेज आपका किस हद तक प्रायोरिटी रखता है. सम में नीड डीलिंग विद इमीडिएटली, फॉर एग्जांपल बुकिंग फ़्लाइट्स एट एन एयरलाइन और रूम्स एट अ होटल. एयरलाइन टिकट बुक करनी है या आपको होटल रूम बुक करना है विच रिक्वायर रियल टाइम अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके लिए, तो आप उसको अर्जेंटली बुक करते हैं, यानी कि वो आपके लिए एक अर्जेंट टास्क होता है. वाइल्स अदर मे बी मोर रूटीन एंड अलाउ अ लॉन्गर पीरियड बिफोर नीडिंग एक्शन. फॉर एग्जाम्पल रिव्यू ऑफ अ सेट ऑफ अकाउंट्स दैट नीड्स टू बी फाइल्ड विद द टैक्स अथॉरिटीज़ इन अ मंथ्स टाइम. एक महीने के टाइम के अंदर अगर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है, कुछ अकाउंट स्टेटमेंट आपको टैक्स के साथ फाइल करनी है, तो वो आपको रिव्यू करने के लिए एक मंथ है. जबकि अगर आपको बुकिंग के लिए फॉर एग्जांपल फ़्लाइट टिकट बुकिंग करने के लिए आपको कहा जाता है कि कल शाम की फ़्लाइट टिकट बुक कर दीजिए, तो दैट इज़ अ क्विक टाइम, इट इज़ अर्जेंट मैसेज यू हैव टू कंसिडर. आपको उस काम को अर्जेंटली कन्वर्ट जो है ना परफॉर्म करना है, यानी कि एक्शन कॉल टू एक्शन उसकी अर्जेंट होगी. तो इसी तरह कम्युनिकेशन में भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है. जो मैसेज आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अगर अर्जेंट है तो उसको, जिस तरह हम अमूमन जो बिजनेसेस होते हैं वो अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक सेल्स टीम को उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया और उन्होंने सेल्स टीम्स को भेजना है कि ये चीज़ हमें, या कोई प्रोडक्ट है जिसमें कोई फॉल्टनेस आ गई, आपको पता लग जाएगा आपका प्रोडक्ट फॉल्टी है, आपने वो प्रोडक्ट मार्केट से उठाना है, तो अपनी सेल्स टीम को अर्जेंट मैसेज डिलीवर करते हैं. कम्युनिकेशन उसके अंदर लिख दिया जाता है टू बी रिसीव्ड एक्ट अपॉन अर्जेंटली. जैसे ही आपको मिले आप उसके अकॉर्डिंग फ़ौरन से एक्शन लें. क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट फॉल्टी है, आपको उसको फ़ौरन मार्केट से उठाना है इससे पहले कि कस्टमर्स की आपको कंप्लेंट्स आए. कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज टिपिकली
रिलेट्स टू द प्रेजेंट, जो कि हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर होती है, वो टिपिकली रिलेट्स टू द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट के ऊपर बात की जाती है। सच कम्युनिकेशन इज नीड टू रिड्यूस अ रिस्क वेदर इट इज़ टू बी evacuate from a pending hurricane or insomnia, or whether it is needed to warn about the long-term effect of eye strain from eye user of computers in the workplace। कुछ भी कम्युनिकेशन जो कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट के इश्यूज होते हैं कि अगर कंप्यूटर का लॉन्ग टर्म यूज़ है तो उसका आई स्ट्रेन पर या आई पे क्या इम्पैक्ट आएगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं वर्कफोर्स के अंदर कंप्यूटर। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपके लिए जो है ना ये प्रेजेंट सिचुएशंस होंगी या आपको हेल्थ के ऊपर जो भी चीज़ें होंगी वो आपको अर्जेंटली डील करनी होंगी। द अर्जेंसी कॉन्टेक्स्ट इज रेलेवेंट टू हाउ द मैसेज इज क्रिएटेड एंड कम्युनिकेटेड। अर्जेंसी भी इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि मैसेज कैसे क्रिएट किया गया और कैसे कम्युनिकेट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ क्रिटिकल टू कन्वे अ वार्निंग अबाउट अ फायर इमीजिएट। अगर आपको कोई फायर के हवाले से वार्निंग देनी है तो आपको उसको इमीजिएटली कम्युनिकेट करना है और इमीजिएटली एंड टू ऑल पीपल, और सब लोगों को बताना है। हैंस द यूज़ ऑफ ओरल एंड विजुअल फायर अलार्म्स टू कम्युनिकेट द वार्निंग इंस्टेंट। तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? ओरल और विजुअल फायर अलार्म्स को यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट द वार्निंग इंस्टेंटली। हाउएवर, गाइडेंस ऑन द लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट, या फिर आपने लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट के ऊपर कोई बात गाइडेंस देनी है तो फ्रॉम द यूज़ ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर्स माइट बी सर्कुलेटेड टू एम्प्लॉयज़ इन एन इंटरनल मेमो। तो उनको एक इंटरनल मेमो के थ्रू आप सर्कुलेट करवा देते हैं जो कि इतना नेसेसरीली इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। और पोस्टेड ऑन अ नोटिस बोर्ड, या फिर आप नोटिस बोर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए वो वहाँ पर लगाया ताकि एम्प्लॉयज़ को एब्जॉर्ब कर सकें विद देयर कन्वीनियंस। अब बात करते हैं इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल की। Internals, meetings, memoranda and notes are typically more appropriate for internal communication। Meetings, memoranda और जो notices हैं वो आपके लिए internal communication के लिए ही होते हैं। Whereas letters and emails are often better suited for external। जबकि letter और emails जो है वो आप external communication के लिए इस्तेमाल करते हैं। However, there is overlap between how the same channels can be applied to both internal and external communication by adjusting, for example, the language and tone। इंटरनली और एक्सटर्नली कुछ चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मीटिंग को इंटरनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी, ईमेल को एक्सटर्नली भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इंटरनली भी। लेकिन वहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज होगी और जो आपकी टोन होगी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए आपकी टोन और लैंग्वेज में भी डिफरेंट हो, जबकि एक्सटर्नल के लिए आपकी टोन और लैंग्वेज टोटली फॉर्मल होगी। तो इस चीज़ को एडजस्ट करते हो आप इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में कुछ चैनल्स को इक्वली चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो उसको काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।